Assalamu alaikum and very good morning to all of you. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है और उसके बाद MMLF की मेहरबानी है। जैसे सलीम भाई ने बताया 2018 से चेयर्स लगाते पानी की बॉटल देते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने स्टेज तक पहुंचा दिया। मुझे नहीं लगता कि इतने अहम तरीन और बेहतरीन इन लोगों को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो जिया भाई के वर्ड्स में वन सेंटेंस वन मैन आर्मी एवरीबडी इन इटसेल्फ। तो उनके सामने मैं कुछ पेश करूं ये तो ऐसा होता है कि जस्ट शो द कैंडल टू द सन, यानी सूरज की रोशनी के सामने उन्हें मेणबत्ती दिखाई जाए। फिर भी जो जिम्मेदारी दी गई है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा के चलो, ऑलमोस्ट सब लोग मुझे जानते ही है। परवेज माड़ी का भी जो नाम दिया गया एडवोकेट परवेज माड़ी, तो एडवोकेट ये लास्ट 3 साल से हो, लास्ट 20 इयर्स मैं खुद टीचिंग फील्ड में था, तो सभी एजुकेशन वाले लोग देख के ऐसा लगा कि नहीं गुड मेरे फील्ड में ज़्यादा इधर है। 2017 में मैंने लॉ कंप्लीट किया, फिर प्रैक्टिस में आना पड़ा। उसकी वजह कुछ सोशल वर्क ही थे, NGOs, उसके रिलेटेड वर्क्स, इसके लिए इसमें आना पड़ा। फिर भी टीचिंग फील्ड के साथ मेरा कनेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 कॉलेजेस में विजिटिंग लेक्चरर हूँ, फिर इंग्लिश डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स देता हूँ, करियर गाइडेंस प्रोग्राम, काउंसलिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी एजुकेशन के साथ मेरा अभी नाता है। फिलहाल जरा सा लीगल थोड़ा सा 3 साल से मसरूफियत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है। नॉर्मली लीगल फील्ड में इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बताता, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्क प्रॉपर्टीज। अभी सबसे पहले मैं तो ज्यादा भाषण में नहीं होगा, जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं मैं वो बताते जा रहा हूँ। शायद मुझे अलॉटेड टाइम 20 मिनट दिया गया है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जितनी चीजें कवर होंगी वो मैं करता चलूँ। अभी वर्क प्रॉपर्टीज यानी क्या, तो इसमें हमारे मेंटेलिटी में आ जाती है कि जो प्रॉपर्टी एज ए रजिस्टर्ड इन द वक्फ है वही प्रॉपर्टीज, जिसमें मस्जिद है, दरगाह है, इमाम बाड़े है, कब्रिस्तान है और जो भी अलाइड प्रॉपर्टी जो वक्त में रजिस्टर्ड है वर्क प्रॉपर्टीज। अभी ये नॉमिनेट की गई है या फिर हम इसको इसका डाटा निकाल सकते हैं। हर चीज के लिए डाटा निकालना बहुत जरूरी होता है। अभी इन चीजों में पर्टिकुलरली अगर वर्क का देखा जाए तो कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, जैसे बिल्डिंग्स, मस्जिद के शॉप्स है, आजू बाजू की प्रॉपर्टी है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी है। और ये वर्क प्रॉपर्टीज टोटल अगर निकाली जाए तो मेरे ख्याल से 1000 एकड़ों में, मैं सिर्फ इसकी तरह बताऊं कि अपने पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख एकड़ जमीन का सिर्फ वक्त में रजिस्ट्रेशन है। 6 लाख एकर्स ऑफ द लैंड, ये डाटा 2015 का है। अब ये रजिस्टर्ड ऑलरेडी पहले से है, फिर आता है अपना स्टेट ट्रस्ट, उसमें कितने हैं। अब ये सब ट्रस्ट में रजिस्टर्ड डाटा रजिस्टर्ड होने की वजह से और बहुत से ऐसे हैं। अब सबसे पहला जो मसला शुरू होता है, देखिए वक्फ का जो प्रॉब्लम है रीजनल टू रीजनल अलग अलग है। जैसे मैं कोकन से हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो कोकन के तरफ ज्यादा बताता हूँ। कोकन में जो सिस्टम है वो गांव की जमात, यानी जमातुल मुस्लिमीन ये गांव, जमातुल मुस्लिमीन वो गांव। अब उस गांव की प्रॉपर्टी में क्या आता है, सबसे पहले मस्जिद, अगर वहां दरगाह है तो दरगाह, कब्रिस्तान, या अगर अलाइड कोई स्टोर रूम रहा तो, इमाम साहब के लिए रेसिडेंशियल रूम रहा तो, या फिर अलाइड अगर कोई ऐसे प्रॉपर्टीज रही तो ये चीजें आती है वर्क में। अब वो जमातें 2005 से पहले रजिस्टर्ड थी चैरिटेबल कमिश्नर में, यानी जिसे धर्मदाय आयोग कहते हैं, वहां पे। अब मसला यहाँ पे शुरू होता है, वक्फ एक्ट ऑफ 2005 के प्रोविजन के मुताबिक जो संस्था या जो जमातें या जो जमातुल मुस्लिम, जिसे जो सोसाइटीज थी सिर्फ मुस्लिम धर्माच्या सोसाइटीज, वो सब ट्रांसफर हो गए वक्फ में ऑटोमेटिक, यानी जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स, पीटीआर जितना भी था वो सब काम चला गया वक्फ में। अब उस वक्त बाकायदा चैरिटेबल कमिश्नर से हर जमात को लेटर भेजा गया था कि आम्ही तुमची संस्था वर्क बोर्डा वर्क करीत आहोत, इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, तुम्हाला काही आपत्ती असल्यास आमच्याशी थेट संपर्क साधावा, या फिर उनका वो एक सीरियल नंबर था कि इसी सीरियल नंबर से हमने वहां पे ट्रांसफर किया। अब ये रहा एक बात कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जमातें थी
वो या रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज थी वो चली गई वक्फ बोर्ड में। दूसरी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी ही नहीं, उनका तो सवाल ही नहीं आता। मैं दो चीजों की तरफ ध्यान दे रहा हूं, एक रजिस्टर्ड थी मतलब जो भी पहले से 1947 से या उसके भी पहले से लेकर 2005 तक, तो 20 सितंबर 2005 तक वो सब चीजें ट्रांसफर की गई वक्फ बोर्ड में। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के अभी यहाँ से भी बेसिकली प्रॉब्लम रजिस्टर्ड वालों का ये शुरू हो रहा है कि जो वक्फ में डाटा भेजा गया उसमें से कुछ लोगों के बाकायदा कन्वर्जन टू सर्टिफिकेट्स है। अभी हमारा रहता है बेसिकली फिर से चैरिटेबल कमीशन जब संस्था रजिस्टर आती है, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम, बड़े बड़े एनजीओस में काम करते हैं कि वहां पे रजिस्ट्रेशन के धर्मदाय के दो सर्टिफिकेट आते हैं 1860 and 1950 under the Societies Registration Act of 1860 and 1950, यानी आपके पास दो रजिस्टर्ड और दो एनरोलमेंट नंबर होना जरूरी है। ठीक है, कुछ लोगों के पास एक ही सर्टिफिकेट थे, वो अपने आप को खुश फहमी में हम रजिस्टर्ड हो गए, ये हमारा आरटीजी नंबर या रत्नागिरी का है तो या दूसरा किसी का। तो जब ये ट्रांसफर हो जाता है वक्त में, तो वक्त के सर्टिफिकेट के ऊपर बियरिंग आता है आपका जो नंबर है, आप बी कैटेगरी में जो थे, जो संस्था बी कैटेगरी में थे यानी धार्मिक संस्था, वही ट्रांसफर हुए मुस्लिम्स। अब वो वक्फ बोर्ड में सर्टिफिकेट पे आता है MSWB ऑब्लिक नंबर फिर ऑब्लिक आपका डिस्ट्रिक्ट, यानी अगर मेरा रत्नागिरी तो आरटीजी जो नंबर है 102 या 1451 जो भी है नंबर, एंड देन आपका तो वो आपका सर्टिफिकेट आता है। उसके बाद आपकी जो बनती है शेड्यूल 1 की कॉपी बनती है। अब वेरी ये टेक्निकली पॉइंट्स पे यहाँ पे बात और खत्म नहीं हो जाती। जब कुछ लोग जो रजिस्टर्ड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड और ट्रांसफर हो गए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, उनके तो और भी प्रॉब्लम बाकी है, लेकिन जो ट्रांसफर हो गए, अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वक्फ का सर्टिफिकेट को इश्यू हुआ, फिर भी उनका काम आधा ही है क्योंकि उनकी बॉडी पीटीआर पे नहीं चढ़ी हुई है, या वही बॉडी चढ़ी हुई है जो फॉर एग्जांपल 1985 में जो था, जो मेंबर्स 85 में थे, अब जो ट्रांसफर किया हुआ है इन्होंने चेंज रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दाखिल किए हुए थे, कुछ भी बदल रिजल्ट कुछ नहीं था, तो यही मेंबर्स इनके ट्रांसफर हो गए वक्फ बोर्ड में। अब ये 1985 और हम कहाँ हैं 2020 में। नई कमेटी, हमारी कमेटियां चल रही है, नोटबुक भर चुके हैं, 10-12 नोटबुक हो चुके हैं, हैंडलिंग लोग बदल चुके हैं, फिर भी वो लोग पीटीआर पे नहीं है। अब इंस्पेक्शन आता है या कुछ भी चीज आती है तो आपकी कमेटी जो एग्जिस्टिंग है वो टोटली इनवैलिड। डिस्प्यूट आ जाता है, यू कांट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ क्योंकि आपके पास कुछ राइट्स है ही नहीं। आप जब पीटीआर पे नहीं है, आप किसी भी तरीके पे एग्जिस्टेंस भी नहीं है, यू आर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर। अब यहां से प्रॉब्लम इसलिए मैंने कहा जो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में सर्टिफिकेट आता है उनका भी आधा काम होगा, फिर आधा काम क्या बचा, उनको अपना एक स्कीम फॉर्मेट देना होता है, योजना, जिसे हम मराठी में कहते हैं ढटना, यानी हम हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे चलाएंगे, प्योरली वो हमारा मुद्दा है, यानी मेरी जो प्रॉपर्टीज है उसको किस तरह से चलाना है, चंदा किस तरह से लेना है या नहीं लेना है, क्या करना है, रेंट कैसे आना है, कितना रखना है, क्या रखना है, प्योरली मेरी जिम्मेदारी। तो उसके बेसिस पे हमारे एक जिसे कॉन्स्टिट्यूशन घटना या स्कीम फॉर्मेट कहते हैं, वो स्कीम फॉर्मेट बनाना पड़ता है। अब ये स्कीम फॉर्मेट हमको 4 कॉपीज में वक्फ बोर्ड में सबमिट करना होता है। एक तो ओरिजिनल स्कीम फॉर्मेट में क्या, पूरी स्कीम यानी वो जो योजना है आपको इस तरह से एक पूरा ये फॉर्मेट है, इस तरह से ये मेरा बना हुआ फॉर्मेट है। तो इस तरह से आपको ये 25 पेजेस में इसकी आपकी बॉडी और आपका जो चेयरमैन है ऑन बिहाफ ऑफ द होल बॉडी वो साइन करता है, और ये लेजर पे प्रिंट होकर इसकी नोटराइज कॉपी बनानी पड़ती है। ठीक है, ये एक पेपर हुआ। उसके साथ अगर मान लो कि आपकी बॉडी 85 की है, जो अपडेट कुछ नहीं किया हुआ है, तो उस बॉडी में अगर 7 मेंबर्स थे, उसमें से 3 जिंदा 4 मर चुके, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, तो जो मर चुके उनके डेथ सर्टिफिकेट लगते हैं 4, ओके, वो भी ओरिजिनल और या तो सर्टिफाइड। फिर जो 3 मेंबर जिंदा है उनके 100 रुपीस के बॉन्ड पे सम्मति पत्र, कंसेंट लेटर या ना हरकत दाखला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके ऊपर लेना पड़ता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरी उम्र अभी 70 साल से ज्यादा हो चुकी है, मैं इतने साल रह चुका हूं, और जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी है उसको कंटिन्यू करने में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, बहुत से लोग
एक एप्लीकेशन लेटर के तौर पे लिख के देते हैं, फिर बाद में वहां चलता है क्वेरीज में फाइल निकाल दिए। व्हाट डू मीन बाय क्वेरी? क्वेरी यानी आपकी फाइल होल्ड पे रखी जाती है, यानी कुछ काम होता नहीं है। ये क्वेरीज बहुत माइन्यूट होती है, एकदम सी बारीक रहती है। अभी हमको जो कमेटी एग्जिस्ट थी वो भी हमारे हैं, जो वर्किंग कमेटी है वो भी हमारे हैं, अभी काम ये कर रहे हैं, इनको पूरा उनका सपोर्ट है और ये तो सबका कोऑर्डिनेशन लेके चलते हैं। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे बहुत ही बड़े लॉसेस हो रहे हैं, बहुत बड़े अनकाउंटेबल लॉसेस। यानी मैं तो इतना कहूंगा, एक एजुकेशन के मुताबिक एक सेंटेंस याद आ गया, एजुकेशन इज नॉट द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस बट एजुकेशन इज द आंसर टू मीन ऑल द क्वेश्चंस। वैसे अगर हमको फंड की जरूरत है, बहुत से लोगों ने बताया फंड की तो जरूरत, किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं, हम देने वाले थे। स्टिल हमारे अगर ये 6 लाख एकड़ की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, मेरे ख्याल से इंडिया के कोई नवाब या कोई भी इतने बड़े प्रॉपर्टी के ओनर्स, तो हमारे गांव कितने बड़े ओनर्स हैं। वी कैन बिकम स्टिल गिवर्स। हम देने वाले अभी भी देने वाले बन सकते हैं। सो व्हाई टू बोरो एनीथिंग, सिर्फ प्रॉपर अगर इम्प्लीकेशन किए गए उसके ऊपर तो ये चीजें हमको मिल सकते हैं। सो फिर से मैं फाइल के ऊपर आता हूं, तो वो फाइल हमको वहां पे देनी है कि जिसमें पूरे प्रीवियस कमेटी का डाटा हो, ये फिर वहां पे अगर आपकी हियरिंग होगा, अगर कुछ कंप्लेंट रहे तो आपकी हियरिंग लगती है ट्रिब्यूनल में या वक्फ ट्रिब्यूनल या कुछ अगर कुछ कंप्लेंट्स नहीं रही तो ये आपका सैंक्शन कर देते हैं। आपको एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ता है, वहां से लेटर आता है, फिर आप किसी भी 2 लोकल न्यूज़पेपर में वो जारी कर सकते हैं। वो पेपर नोटिस आपको 2 प्रिंट्स में वहां पे सबमिट करनी पड़ती है। दैट्स इट, आपकी नई कमेटी ऑन रिकॉर्ड, दैट इज पीटीआर पे आपकी नई कमेटी आ जाती है। दिस इज वन थिंग। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, और बहुत से लोग यहाँ पे भी बैठे हुए, कल से भी मुझे 4-5 सवाल है। ठीक है, राजा महाराजा ने दे दी वो प्रॉपर्टीज, हमने मस्जिदें बनाए, अब हम क्यों रजिस्टर करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम रजिस्टर्ड क्यों करें। फिर दूसरा, एक लोगों के तकरीबन 90% लोगों के माइंड में बैठ चुका है, वक्त में प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड करना यानी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टीज हड़प लेना। यकीन मानिए, वक्फ एक्ट 2005 एंड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 and some of the renovations done in 2014 and 16 according to the directives, work property total insured है if it is registered। अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो टोटल सिक्योर्ड है। फिर उसका मिसयूज कौन करता है? ये तो सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली हमारे ही कुछ लोग, हमें जब तक हमारे पास ऐसे लोग हैं हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। लेकिन देखा ये गया कि इट्स काइंड ऑफ नेगेटिविटी, हम कोसते हैं तो किसको? गवर्नमेंट को। ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं? और मेरे चाचा ने, मेरे दादा ने, मेरे इसने जो लुटी हुई है वो बहुत नेक सिफत इंसान थे, इतने अच्छे कि बोल ही नहीं सकते, उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। अब बात यहां से शुरू हो जाती है, हमको प्रोटेक्ट करना है तो क्वेश्चन ये आता है। और तकरीबन मैंने एक चीज देखी, ट्रस्ट में या इसमें 2-3 ही, अल्लाह जज़ा कहते हैं उन लोगों को जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं, लेकिन उनको तकलीफें बहुत होती है। बाकी सब, मैं तो गुड बुक्स में हूं ना, मैं क्यों खराब हो जाऊं, इसके उसके इसमें मैं क्यों खराब हो जाऊं, तो कोई बोलने लेता। एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, 7/12 में अगर आपका नाम है और बाजू वाला पड़ोसी अगर 1 इंच भी अंदर आता है ना, तो मेरे ख्याल से आप लोग डिविजनल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जाते हैं। और यहाँ से हम रोज नमाज को जाते देखते हैं, मस्जिद के घर पहले पत्थर इधर था, अब गाड़ी की पार्किंग की जगह बन गई। लेकिन अफसोस कोई बोलने को तैयार नहीं है। पहले हमारे बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ो, ये छोटी छोटी, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कोर्ट मैटर जो है ना, वो एकड़ों की जमीन के लिए बाद में होते हैं, पहले इंच के लिए होते हैं। अच्छा, ये फिर से पॉइंट पे आता हूं, हम डॉक्यूमेंटेशन में जरा सा थोड़ा सा विरोध हो रहा है, इतने लेजी है या इतने लीनियंट है कि हमारे खुद के डॉक्यूमेंट्स, सॉरी टू से, अगर मेरे पास का जो मैं जो काम करता हूँ हमारे एरिया का, इसके लिए मेरे पास डाटा वहां का है, बाप या अब्बा के मरे हुए 20 साल हुए, वारस तपास नहीं हुआ है, लीगल हेड से मेरा अभी तक नाम 7/12 पे नहीं चढ़ा हुआ है, म्यूटेशन एंट्रीज पे नहीं है, उसका कुछ भी नहीं। और मैं बड़ी शान से बता, जगह डेवलप करने वाला हूं, मैं मेरी जगह, अरे तेरी तो भाई जगह ही नहीं है। तो लोग जब मेरी नहीं है, यहाँ पे पर्सनल जगह की ये प्रॉब्लम, तो वक्त की प्रॉपर्टीज की कितने, तो ये सब चीजें। अच्छा, वहां पे वक्त में रजिस्टर्ड करने के बाद ये सब एक सिंपल प्रोसेस है। यकीन मानिए, आपकी तरह मैं भी ऐसा बैठा हुआ करता था, वो तो अल्लाह जैसा खैर दे, आज भी सुबह शरीफ में से मैंने डिस्कस किया,
एजे खान सर या जो वक्त के एक्सपर्ट्स थे जिनके साथ मैं बैठा करता था, फिर फॉलोअप किया, फिर थोड़ी सी स्टडी, फिर इसके ऊपर काम कर रहा हूं, तब मालूम पड़ा कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी ट्राई। शर्त कि उसके लिए कोशिशें तो होनी चाहिए। और एक दूसरी चीज देखी गई, अब सॉरी टू से, मेरे देश में लोग सीधा अटैक करते हैं वकीलों के ऊपर। द नंबर 1 थिंग, इसने किसने किया, ऐसा किया, इसने किसने किया, ऐसा किया। नो वे, कुछ लोगों के मिस अप्रोच ने बहुत पूरी फ्रैटर्निटी को बदनाम करके रखा। और ऐसा नहीं कि ये इसी प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन में ऐसे लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि हमारे भी क्या, सॉरी टू से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, वक्त एक्ट 2005 आप में से किसी ने पढ़ा है? मुझे उम्मीद थी और यकीन थी, हमारे बुजुर्ग मौलाना शायद मैं बताना भूल गया, मेरे अब्बा के खास दोस्त जिनके सामने अदबन तो मैं खड़ा बैठने की हिम्मत नहीं करता, आरडी खतीब सर है, वो एक चलती फिरती डिक्शनरी है। जितने भी एक्ट या माइनॉरिटी स्कीम अगर बोले जाए तो मेरे ख्याल से वो सबसे पहले फाइल दिखाएंगे अभी ऑफिस में पे कि ये हमने अप्लाई किए। तो यकीन था कि इनके अलावा शायद ही किसी ने वक्फ एक्ट पढ़ा होगा। देखो, हर चीज के लिए वकील लगे ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बहुत सी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, या जैसे इरफान ने बताया, हम टाइम देना नहीं चाहते। तो ये हुआ वक्फ के डॉक्यूमेंटली। सिर्फ 2 बातें आप लोग ध्यान में रखिए। अगर वक्फ ट्रांसफर हो चुका है, यानी आपके धर्मादाय से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, चैरिटेबल कमिश्नर से, तो उसकी क्या सुनते हैं, जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आ चुका है वो एक ध्यान में रखें। नहीं आ चुका है तो हमको फॉलोअप लेना पड़ेगा कि भाई हमारा ट्रस्ट जो है यहाँ से ट्रांसफर हो चुका था, इसके डॉक्यूमेंट्स ये है, उसके कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज निकालिए, उसके जो आवक जावक क्रमांक है वो लीजिए, इनवर्ड आउटवर्ड नंबर्स, और पता कीजिए कि उन डॉक्यूमेंट से क्या हुआ, वो बोर्ड हमारा रजिस्ट्रेशन कब दे। फिर आपका आता है सर्टिफिकेट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट आने के बाद आपका स्कीम फॉर्मेट, योजना, ये सब चीजें आपको बना के वहां पे देनी पड़ती है। और आपको तब तक चुप नहीं बैठना जब तक आपका जो वर्किंग कमेटी का नाम वहां पे पीटीआर पे न जाए। यू आर नॉट अ वैलिड कमेटी until and unless your names appear on the PTR list। ये एक बात। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी हमारी, फिर वर्क बोर्ड कौन क्यों दे, तो सबसे बड़ा मुद्दा है ऑडिट। अब ऑडिट, एवरी ईयर ऑडिट के मतलब जैसे कि आपका ऑडिट पूरा रिपोर्ट बना 1 लाख का, तो एवरी ऑडिट 2% यू हैव टू गिव टू द वर्क बोर्ड, क्योंकि वो तो चलाने के लिए नहीं, बस गवर्नमेंट के ग्रांट्स आते हैं, लेकिन द मेन सोर्सेज दैट इज द 2% व्हिच दे गेट फ्रॉम एवरी वर्क ऑडिटेड प्रॉपर्टीज। हियर आल्सो वेरी सॉरी टू से, बहुत ही अफसोसनाक बात है, लोगों के 10-10 साल से, 12-12 साल से ऑडिट ही नहीं है। अब ऑडिट क्यों नहीं है, इनके आंसर तो हम और आप नहीं दे सकते, वो तो आंसर उनके पास होंगे कि ऑडिट क्यों नहीं। लेकिन ऑडिट बहुत ही बड़ा, अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट है, 2019-20 का तो किया हुआ था, 2021 मतलब ईयर एंडिंग मार्च 21 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते वक्त आप अंदाजा लगाएंगे, एक छोटा सा गांव है, करीबन 150 घर है उनके पास, तो उनके ऑडिट के चार्जेस वर्क बोर्ड को कितने भरे होंगे, 22,360 रुपए भरे थे 1 साल के उन्होंने। अब ये बात है कि उनका 3-3.5-4 लाख जो भी है उसके हिसाब से 2% से क्या, लेकिन इतना बड़ा उनका बजट है, फिर भी उन्होंने ये इसका मतलब, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, मेरे ख्याल से 15-20 साल से अगर किसी ने मस्जिद की कमेटी होगी तो देखेंगे, मस्जिद की परमिशन किसी को मिली है कि परमिशन लेके मस्जिद बांधे? मैं 15 साल के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 15 इयर्स लास्ट, शायद ही नहीं, क्योंकि परमिशन मिलती नहीं है या फिर प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे बताइए, वक्फ एक्ट के मुताबिक आपके बांधे हुए जितने भी मस्जिद है, रजिस्टर्ड करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन रजिस्टर यूर। और बहुत ही खतरनाक फैक्ट सामने आ रहा है, जिन लोगों के 50, 60, 70 सालों से मस्जिद है, उनके म्यूटेशन 7-12 में या 7-12 में नोन भी नहीं है यहाँ मस्जिद है। और तो और हर चीज का असेसमेंट उतारा होता है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में असेसमेंट उतारा कहते हैं, कुछ मस्जिदों का असेसमेंट उतारा भी नहीं है, और ये लोग कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जिनको कुछ डॉक्यूमेंट का कुछ भी मालूम नहीं, कहीं उनकी मस्जिद कहीं पे एग्जिस्टेंस में नहीं है, नो वेयर। तो काम देखो कितना डीपली करें, सवाल ये नहीं है कि काम कितना है, सवाल ये है कि काम कहां से शुरू किया जाए।
इसके लिए मैंने कहा आते ही जिया भाई ने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ भी ये है क्या पेन ड्राइव वगैरह, क्या पेन ड्राइव बताएंगे, क्योंकि पेन ड्राइव में बताने वाले मसले तो है ही नहीं। हर एक के वक्त के रिलेटेड इश्यूज अगर हम कलेक्ट करने जाए तो एक डॉक्यूमेंट्री है कि किताब बन जाएगी, जो मुझे नहीं लगता कि समेट के पूरे पेन ड्राइव वेरिएंट्स इतने हैं उसमें, तो हर एक मसले पे हमको काम करना पड़ेगा, पूरी तरीके से इसको काम मतलब करना ही पड़ेगा। अब बहुत से लोग ये बोल के खत्म कर देते वो फुला फुला ना कब्जा जमा के बैठ गए, ठीक है, वो लोग कब्जा जमा के बैठे, कल अल्लाह हमारी कुछ नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे थे, फिर इतने वक्त के प्रॉपर्टीज आपके पास थे, फिर भी आप चंदा मांग रहे थे, फिर भी आप डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे, फिर भी आप रिसीव दे रहे थे, क्यों, क्या जरूरत, इतने हमारे पास लैंड। और मेरे ख्याल से इंडिया के किसी भी एक्ट में जितना मुझे इल्म है, किसी भी लैंड किसी भी इसको प्रोटेक्शन नहीं है जितने वक्त पे प्रोटेक्शन है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखते कि एनकॉर्चमेंट इज डन ऑन दिस पर्टिकुलर वक्त लैंड, अगर वो लैंड वो प्रॉपर्टीज वक्त में रजिस्टर्ड है, आप यकीन मानिए उसके ऊपर कुछ भी बिल्डअप हो वो आपको लैंड एम्प्टी कर खाली करके ही देगी उसको, इट्स ड्यूटी ऑफ द कलेक्टर। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए हमको फॉलो लेना पड़ेगा। मैंने इरादा तो किया था कि थोड़ा सा देखो शायद टाइगर की चिट्ठी न मिले, एनीवे फिर भी जिनको भी जो प्रॉब्लम हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपके एक ही मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ, आपको बताता चलूँ कि मैं प्रैक्टिस हाफ डे करता हूँ, हाफ डे 3 घंटे कम से कम दिन के मेरे तो सोशल वर्क के लिए होते हैं, उसमें से बेसिकली एजुकेशन, कॉल अटेंड करना, प्रॉब्लम्स और मिटिगेशन, एडीआर मेथड, या जितने भी, मेरी कोशिश ये है कि अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्ट में न जाए, जो मेरे तरीके से हो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिशें मैं करता हूँ। अगर फिर भी किसी को अगर लगे, मैं रत्नागिरी में काम करता हूँ, अगर एमएमएल के स्टैंड से किसी को भी जो प्रॉब्लम हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे लायक जो भी खिदमत होगी इंशाल्लाह आई विल बी रेडी टू डू। जज़ाकल्लाह खैर। इतने बड़े स्टेज पे मुझे नंबर दे दो। हाँ दे, आज के हर स्पीकर का नंबर जगह पे। ये थे हमारे परवेज भाई। इनका मोबाइल नंबर देने से पहले मैं